हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो फिर आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के थोड़ा-सा मैथ का सिलेबस जानेंगे, जो कि है सिलेबस सीआईएम यूनिवर्सिटी कानपुर का। इसमें फर्स्ट ईयर में आपका सेकंड सेमेस्टर में पेपर 2 कैटेगरी में होता है प्रैक्टिकल, दूसरा होता है थ्योरी, ठीक है? तो आपको पढ़ना है क्या इसमें? मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड जियोमेट्री पढ़ना होता है, ठीक है? अब इसमें टोटल 8 यूनिट्स होते हैं। अब अगर एक-एक यूनिट्स वगैरह अपन यहाँ पे बताने में लग जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो बस सिलेबस इतना ही जानते हैं। तो शुरू करते हैं मैट्रिक्स के साथ। मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी नंबर, सिंबल्स या फिर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना कि वो एक रेक्टेंगुलर शेप में आ जाए और रोज एंड कॉलम्स में, यानी कि लाइन से हो, इसे बोला जाता है मैट्रिक्स। चलो एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो रेक्टेंगल शेप क्या होता है भाई? ये शेप होता है, लेट कर लेते हैं एक मैट्रिक्स है ना? तो रेक्टेंगल शेप क्या होता है भाई? ये शेप होता है रेक्टेंगल, है ना? इसमें हमको अरेंज करना है, किसको अरेंज करना है? तो किसी भी नंबर्स को ले सकते हैं, सिंबल्स को ले सकते हैं, एक्सप्रेशन किसी भी चीज को ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, मान लो नंबर्स को पुट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पे लिखा 7, यहाँ पे लिखा 8, यहाँ पे लिखा 9, यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे लिखा 11, यहाँ पे लिखा 12। तो ये भी रेक्टेंगल शेप है, लेकिन ये एक मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन से अरेंज नहीं है भाई। लाइन से अरेंज करो, तरीके से, तहजीब के साथ इनको अरेंज करो। कैसे करेंगे देखो भाई, लेट कर लेते हैं, बी एक मैट्रिक्स है, ठीक है? इसमें अपन कुछ अरेंज करें, देखो 1 2 3 लाइन से है, 4 5 6 लाइन से है, 7 8 9 लाइन से है ना? तो ये क्या होगा? मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर्स को, सिंबल्स को अगर अपन तहजीब के साथ, तमीज के साथ एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर अरेंज करते हैं तो इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। समझ में आया? तो फिर आगे देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर हम इधर देखिए 1 2 3 को, तो इस तरीके से एक लाइन में दिख रहा है, मतलब ऐसे वाली एक लाइन में दिख रहा है, ऐसे एक के ऊपर एक, है ना? 1 2 3 ऐसे 4 5 6 देखो, ऐसे ऊपर की तरफ एक लाइन में दिख रहा है, ऐसे 7 8 9 ऐसे ऊपर की तरफ एक लाइन में दिख रहा है, ठीक है? तो इस लाइन को नाम दे दिया गया। ऐसे जो ऊपर की तरफ जो लाइन आती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना? यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन, इसको नाम दे दिया गया कॉलम्स। क्या नाम दिया गया? कॉलम्स, ठीक है? और जो ऐसे लाइन जाती है, ऐसे लेट के जो लाइन जाती है, जैसे 11 1 4 7 2 5 8, है ना? 3 6 9 ऐसे जो लेट के जो लाइन जाती है इसको नाम दे दिया गया रोज। क्या नाम दे दिया गया? रोज, ठीक है? ऐसे जो ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी उसको क्या नाम देंगे? कॉलम। और जो ऐसे लेट के जो लाइन जाएगी उसको बोलते हैं रोज। क्या नाम दे दिया? रोज। तो टोटल यहाँ पे कितने रोज हैं? यहाँ पे 1 2 3 रोज हैं, देखो भाई। दूसरा रोज ये 3 रोज है ना? कॉलम्स कितने हैं? तो ये एक तो ये 1 2 3 वाला, दूसरा कॉलम ये 4 5 6 वाला, और तीसरा कॉलम ये है 7 8 9 वाला। तो टोटल यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं? 3। और यहाँ पे टोटल कितने रोज हैं? 3। तो इसी को यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं 3 × 3 के फॉर्म में। अब ये क्या चीज है, इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? अभी बस खाली इसको समझो कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसको बोलते हैं कॉलम, अगर कोई लेट करके नंबर जो लिखे उसको बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं? रोज। अब यही बात यहाँ पे लिख दी गई कि रेक्टेंगुलर array of numbers, symbols or expressions arranged in rows and columns which can be मल्टीप्लिकेटेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स। यानी कि हिंदी में भी इसको लिखा गया संख्याओं या प्रतीकों या व्यंजकों की एक आयताकार व्यवस्था जो पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित होती है, जिसे विशिष्ट नियमों के साथ संचालित किया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। आगे समझते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का एक जनरल तरीका क्या होता है, मतलब जनरल हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। जरूरी थोड़ी कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर इतने ही सारे एलिमेंट्स, यानी कि जितने यहाँ पर दिखाए गए बहुत सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, है ना? और इससे कम भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अपन समझते हैं किसी मैट्रिक्स को दिखाने का जनरल तरीका क्या होता है। देखिए इधर अगर मान लो अपन रिलेट कर लेते हैं, सी एक मैट्रिक्स है, ठीक है? सी एक मैट्रिक्स है जो कि इस तरीके से, इसके अंदर एलिमेंट है ए, है ना? यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है? इसी तरीके नीचे यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर ये भी ए और ये भी ए है, ठीक? तो ये हो गया इसका अरेंजमेंट, ठीक है? अब आगे देखते हैं इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनको दिखाने का तरीका क्या होगा। देखो साइड में अगर अपन ध्यान से देखो तो ये 3 जो ए दिख रहा है ऊपर वाले, ये ऊपर वाले, ये किस में आ रहे हैं? इनको बोलते हैं रोज, है ना? तो रोज नंबर 1 नाम दे दो, रोज नंबर 2, रोज नंबर 3, ठीक है? अगर इसकी अपन बात करें, अगर अपन इसकी बात करें, ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं कॉलम्स। क्या होते हैं? कॉलम्स, ठीक है? अब ध्यान से देखना, ये रोज नंबर कौन सा है? 1, और कॉलम नंबर कौन सा है? 1। तो यहाँ पे लिख दो A11, ठीक है? अब ध्यान से देखो, इसमें देखो तो ये कौन से रो में जा रहा है? तो रोज तो इसका 1 ही है ना? रो देखो इसे लेट के 1 ही, लेकिन कॉलम कौन सा आ गया? तो कॉलम नंबर 2 आ गया 2, है ना? तो इसको क्या नाम दे देंगे? इसको नाम दे दिया क्या? A12, ठीक है? इस तरीके से इसको क्या नाम दे दिया? A13, ठीक है? ऐसे ही इसको क्या नाम दे देंगे? तो या इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे रोज नंबर कौन सा आ गया? 2, लेकिन कॉलम कौन सा है? 1। तो A21, ठीक है? इसको क्या नाम दिया? A22, A23। तो ये सब चीजें वो हैं जो हमने क्लास 12 में ऑलरेडी कर रखी है, तो बस इनको थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है? इसी तरीके से इसको देखो, ये आ रहा है, कॉलम कौन सा है? तो 1 ही है, 1 रहेगा, ठीक है? और रो कौन सा? 3, तो A31, A32, A33। तो इस तरीके से इसको अपन अरेंज कर सकते हैं। तो ये होता है किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका। अब ये जो अपन नंबर्स लिखते हैं इसको अपन दिखाते हैं, मान लो ए आई जे के फॉर्म में, इसे दिखाते हैं ए आई जे। तो ये हो गया एक जनरल तरीका किसी भी मैट्रिक्स की पहचान को पहचानने का। अब तुमसे मान लो कोई मैट्रिक्स तुमको बताना चाह रहा है, तो कह देगा कि A22 पे जाओ। कहाँ पे जाओ? A22 पे। तो तुमने देखा A22,
यानी कि A22 पे ये वाला मैट्रिक्स हमें मिल गया। ठीक है, तो इतना तुम्हें उसको बताने की एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली तुम उससे पहुंच सकते हो। कह देगा कि A32 पे जाओ, तो A32 भी ये वाला, तो इस पे पहुंच गए। तो इसको लिखने से हमें ये फायदा होता है। ठीक है, यहाँ समझ में आया, तो फिर आगे बढ़ते हुए आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या हेडिंग डालेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो वो ध्यान से समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अभी जो हमने यहाँ पर लिखा था 3 into 3, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये चीज है क्या, अब इसको ध्यान से समझना। ये क्या था, हमने नंबर ऑफ कॉलम्स को गिना था और नंबर ऑफ रोज को गिना था। किसको गिना था? नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज। ठीक है, उसी को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। यही कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो उस मैट्रिक्स में जितने भी सारे नंबर्स ऑफ कॉलम है इनटू में जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं, इसी को कहा जाता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलो एग्जांपल से फिर से समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ध्यान से देखना यहाँ पर। जैसे मान लो एक यहाँ पर मैट्रिक्स है हमारे पास, लेट कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं डी। ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि 1 2 है ना, और यहाँ पे मान लो 4 5। ठीक है, ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक, अब इस मैट्रिक्स में ध्यान से देखो, तो इसमें ऐसे ऐसे शेप में, ऐसे लेटे हुए शेप में कितने मैट्रिक्स, कितने नंबर आ रहे हैं, ऐसे लेटे हुए शेप में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? तो भैया एक तो 1 है, एक 2 है। देखो ऐसे लेटे हुए शेप में 1 2 है ना, एक ये 1 2 एक, और दूसरा 4 5 दो आ रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रोज। क्या बोलते हैं? रोज। ठीक, अच्छा, जो ऐसे अगर अपन नीचे से देखें तो ऐसे खड़े रहे में कितने दिख रहे हैं? तो 1 4, एक तो ये दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या दिख रहा है? 2 5। ठीक है, दूसरा हमें ये दिख रहा है। ठीक, तो कितने दिख रहा है टोटल? इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं रोज। तो कितने कॉलम दिख रहे हैं टोटल? 2। कितने रोज दिख रहे हैं टोटल? 2। तो इसी बात को अगर अपन यहाँ पे लिख दे 2 into 2, क्या लिख दें? नंबर ऑफ कॉलम इंटू में नंबर ऑफ रोज। तो यही कहलाता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर अपन इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा कितना हो जा रहा है? 4। कितना हो जा रहा है? 2 2 जा 4 हो जाना है। लेकिन अपन 4 नहीं लिखेंगे, अगर 4 लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं वो। अगर हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएगा, पूछेगा, तो केवल हमें इतना ही लिखना है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक तरीके से किसी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसी को दिखाने का एक तरीका होता है, उसी को लिखने का एक तरीका होता है। लेकिन ये तरीका क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू में नंबर ऑफ रोज। किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू में नंबर ऑफ रोज। तो इसी बात को अपन अब यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान से देखना। ऑर्डर ऑफ ठीक है, समझ में आया? अब इसी चीज के एग्जांपल से अपन और समझते हैं, ध्यान से देखना। इसको करने से हमें फायदा क्या होता है? इसको करने से हमें फायदा ये होता है कि जैसे मान लो ये हमने एक अंडे की ट्रे ले ली है। ठीक है, इसके अंदर कितने सारे अंडे आएंगे, इसको गिनने का दो तरीका है। पहला तरीका तो ये कि तुम एक एक इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे तुम गिनो तो टोटल 30 तक आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है इसको काउंट करने का, वो ये है कि इसमें कितनी ऊपर वाली लाइन है इनको गिन लो, 1 2 3 4 5, और कितनी ऐसी लाइन है, कितनी ऐसी लाइन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लाइन है। इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं कॉलम, इस लाइन को क्या बोलते हैं? रोज। ठीक है, कितनी लाइन है ये? 1 2 3 4 5, और ये कितनी जा रही है? 6। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दो, 5 into 6, तो कितना आ जाना? 30। तो ये भी 30 आ रहा है। आसान तरीका कौन सा है? एक एक को गिनना, या फिर इनका सीधे से ऊपर वाले को इसको गिन करके बाद मल्टीप्लाई करा देना? आसान तरीका मल्टीप्लाई वाला है ना। तो ये जो आसान तरीका होता है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स को गिनने का, वही कहलाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, देखो ध्यान से। जैसे मान लो हमसे एक क्वेश्चन कहा जाए, फाइंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स हमें दे दिया गया, इसका हमें ऑर्डर बताना है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स लेट कर लो ए। ठीक है, लेट कर लो एक मैट्रिक्स है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये एलिमेंट्स है, हमसे पूछ रहा है कि इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ। ठीक है, तो चलो काउंट करो कि इस शेप में, यानी कि ऐसे रिलेटिव शेप में कितने सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, है ना। तो एक तो आ रहा है 1 3 5, और दूसरा है 2 4 6, यानी कि 2 4 6। एक तो ये वाली लाइन जा रही है और दूसरी लाइन ये जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज 2 है। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? देखो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 है ना। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 3 into 2। क्या लिख सकते हैं? 3 into 2। ये हो जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो फिर नेक्स्ट हेडिंग अपन डालेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी का मतलब होता है बराबरी, और मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स में अपन बराबरी देखेंगे, यानी किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को हम कब इक्वल यानी कि बराबर कह सकते हैं। चलो तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये तुम्हारी नंबर 1 हेडिंग थी। दूसरे नंबर पे ये डालेंगे इक्वालिटी ऑफ
मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, तो किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाए तो उसको कहा जाता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। पहले हम इस बात को यहाँ पे लिख देते हैं, फिर एग्जांपल से इसी को समझेंगे। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर, इसी बात को यहाँ पर लिख दिया कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल हो तो उसे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। समझते हैं इस बात को ध्यान से। देखो यहाँ पर लेट कर लो, हमारे पास दो मैट्रिक्स है ना, लेट कर लो ए, मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास मैट्रिक्स बी, जिसमें एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 4। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, इसके वाले का पहले रो पहले रो पहला रो यही होगा ना, फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो ये होगा, सेकंड रो ये होगा, इसका भी फर्स्ट रो ये होगा, सेकंड रो ये होगा, फर्स्ट कॉलम ये होगा, सेकंड कॉलम ये होगा, फर्स्ट कॉलम ये होगा और सेकंड कॉलम ये होगा। ठीक है, तो पहले रो और पहले कॉलम में जो एलिमेंट है यानी कि 1 वो इक्वल है 1 के, है ना, यानी कि 1 बराबर है 1 के। इसी तरीके से पहले रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है 2 वो इक्वल है 2 के, यानी कि 2 बराबर है 2 के। वैसे ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, और सेकंड रो का जो एलिमेंट है इसको ध्यान से देखो, ये भी इक्वल है ना, यहाँ पर इसको भी क्या कर देंगे 3 इज इक्वल टू 3, ऐसे ही 4 इज इक्वल टू 4 भी है ना, 4 इज इक्वल टू 4। अगर कोई भी दो ऐसे मैट्रिक्स हो जिनके सारे एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो, तो इनको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। एक मिनट, ये कुछ नया बता दिया गया क्या? नहीं भाई, अगर दो मैट्रिक्स अगर ऐसे दिख रहा हो इनके सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी इक्वल है तो उनको पहले से ही बोल देंगे कि भाई वो इक्वल है, बात खत्म। अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स अगर इक्वल है उनको तो कहना ही पड़ेगा ना कि भाई वो इक्वल है, नहीं कहना पड़ेगा? कहना पड़ेगा भाई। ठीक है, इक्वल है तो है, बात खत्म। ठीक है, तो अब इसी बात को यहाँ पर घुमा फिरा के लिखा गया है, लेकिन बात बहुत सिंपल सी है, किसी भी मैट्रिक्स के किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाए तो उनको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए अपन यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया, तो क्वेश्चन की मदद से अपन उसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपसे ये तो पूछने गए कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि कोई भी बता देगा कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स उसे कहते हैं कि अगर किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाए तो उसको कहा जाता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो आप क्वेश्चन इस तरीके से पूछिएगा कि इफ A and B are two equal matrix such that A is equal to 1 2 A 3 B 4 and B is equal to 1 2 5 C 7 4, then find A B and C। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान से सुनो, अभी हमने बताया था कि अगर किन्हीं भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है, इक्वलिटी है उनके अंदर, तो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर A और B इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि 1 बराबर होगा 1 के जो कि है, 2 बराबर होगा 2 के जो कि है, तो भैया A बराबर किसके होगा 5 के, तो लिख देंगे, ये हमें बताना है तो A बराबर लिख देंगे 5। 3 बराबर होगा C के, ठीक है, B बराबर होगा 7 का और 4 बराबर होगा 4 के जो कि है। अगर भैया ये इक्वलिटी है इस मैट्रिक्स के अंदर, अगर ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है तो इनके सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे इफ यहाँ पे इस बात को लिख रहे हैं कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे, 3 डॉट्स बना के। ठीक है, हम इस बात को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो इससे इसका मतलब क्या होगा कि इसके सारे एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो भैया यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए जो है ये बराबर होगा किसके, भैया 5 के। ध्यान देना कि ये कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है। ठीक है, कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है। कौन से कॉलम में आ रहा है, थर्ड कॉलम में। ठीक है, इसलिए इस बात को यहाँ पर बताया था ताकि हम किसी भी एलिमेंट्स की सही जगह पर उसकी पहचान कर सके। इस बात का ध्यान रखना है कि जिस रो और जिस कॉलम में है नेक्स्ट मैट्रिक्स के भी उसी रो और उसी कॉलम का वही वाला एलिमेंट लेना। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में आ रहा है ए, इसी तरीके से फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में आ रहा है तुम्हारा 5। ठीक है, अब आगे देखो, आगे सेकंड रो है ना, ये देखो फर्स्ट रो ये था, ये सेकंड रो हो गया है ना, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है ना, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में सी आ रहा, तो सी इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं 3, सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3। अब आगे देखो इसी तरीके से देखो ये कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, देखो ये 1 है, ये 2 होगा, सेकंड कॉलम होगा, सेकंड कॉलम है ना, और सेकंड रो है, सेकंड कॉलम और सेकंड रो, देखो सेकंड कॉलम और सेकंड रो जा रहा है। ठीक है, सेकंड रो। ठीक है, इसी तरीके से ये देखो सेकंड कॉलम और सेकंड रो में क्या आ रहा है 7, यानी कि बी इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना कि जिस भी एलिमेंट को अपन इक्वल कर रहे हैं वो किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, उस नेक्स्ट वाले मैट्रिक्स के उसी रो और उसी कॉलम के इक्वल रखेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। बस इस छोटी सी बात को खाली ध्यान रखना। ठीक है, वैसे रख लोगे, इतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इतना आसान सी बात है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन। अब हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए दो और एग्जांपल ले लिए। ठीक है, मतलब दो और मैट्रिक्स ले लिए, एक और एग्जांपल ले लिए जिसमें कह रहा है कि देखो ए बराबर है ए, है ना, ए बराबर है ए 4 बी 5 सी 8, देन फाइंड ए और सी। ए बी सी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए बी सी। तो देखो
ए बराबर हो जाएगा 1 के, देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में आ रहा है 1, ठीक है। इसी तरीके से बी देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है बी, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है 3, तो 3 के इक्वल हो जाना। और सी को देखो तो भैया सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है 7, तो इस तरीके से इसको आप ट्राई कर लेना, ठीक है, ट्राई कर लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, धीरे धीरे करके सबके बारे में बात करेंगे, ठीक। बाकी अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।